जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 में सिर्फ 30 दिन आप लोगों के बचे हुए हैं और इस अंतिम के 30 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अपना सिलेक्शन मेरे भाई ले पाए। काफ़ी वक्त लगा मुझे ये पीपीटी तैयार करने में और जिसके अंदर में हमने हर एक बात को सोचा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा एरा है जिसके ऊपर में आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी गलती है जिसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स को आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए और उसके ऊपर में मोहर लग पाए। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूर्ण फायदा मिले और आप यहाँ पर किसी चीज़ से वंचित ना रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई इसके पेपर के बारे में, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो पेपर होने वाला है वो 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका होगा और इसमें जो वैकेंसी है वो 4208 है। वैकेंसी तो मेरे भाई कम है लेकिन लोगों की जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा, लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है मेरे भाई एप्लीकेंट्स की संख्या की अगर बात करें तो आप इसी से सोच सकते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी का दर है वो कितना और कंपटीशन किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इतने बड़े कंपटीशन में आपका सिलेक्शन कैसे हो, इसी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपनी गलतियों को सुधार पाएँ। ठीक, तो जो पेपर 2 तारीख से 20 तारीख के बीच में होगा यहाँ पर, वो पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। हालांकि आपको पता ही होगा यहाँ पर कि जो कांस्टेबल का पेपर का पैटर्न है उसमें जीएस के 50 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं, मैथ्स के 35 सवाल आते हैं। पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होता है। 120 सवाल मिलते हैं और नंबर भी 120 होते हैं आपके, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 नहीं है, 1/3 है यहाँ पे कि अगर आपने सही किया तो 1 नंबर होगा और गलत किया तो 1/3 कटेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ तो जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को यूट्यूब पर और दोबारा से भी बता रहा हूँ कि जो 3 विषय आप मेरे भाई पढ़ने वाले हैं उनमें यहाँ पर आपका ये पाठ्यक्रम है, ये पूरा पूरा सिलेबस है। ठीक है, इनमें अगर कहीं पर कोई चीज़ आपका टॉपिक पूरा नहीं है तो उसको तत्काल प्रभाव में पूरा कर लीजिए, क्योंकि अगर लेफ्ट सिलेबस के साथ में आप पेपर में जाएंगे तो चारे खानों चित होकर के आएंगे, आप ये बात मान लीजिएगा। तो मैथ्स के ये सारे टॉपिक हो गए, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक हो गए, जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक हो गए और ये जो पीपीटी हम बना रहे हैं इसका पीडीएफ हम मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे ताकि आप उससे पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पाएँ और जिनके स्क्रीनशॉट्स आपको लेने हो आप उनके ले पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो चयन की प्रक्रिया है आपकी यहाँ पर वो क्या है, ये आप भली भांति जानते ही होंगे कि पहले आपका सीबीटी का पेपर होगा, सीबीटी के पेपर के बाद में फिर पीटी पीएमटी होगा आपका और लास्ट में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आपका फाइनल कट ऑफ आकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो वो जानकारी अब तक मैंने दी है जो आपको पता है लगभग, लेकिन अब आपको जो नहीं पता है हम आपको वो बताने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये धुंधला दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने सोचा यहाँ पर कि सबसे पहले जो मोटिवेशन होता है, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, तो एक आपके पास में उसका वजह भी तो होना चाहिए कि भैया हम क्यों पढ़ें। आप चूंकि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ हम आपके अंदर में डाल दें जिससे आपका मोटिवेशन डबल हो जाए और नेक्स्ट लेवल तक ये मेहनत करने की आपके अंदर में क्षमता आ जाए। तो वो क्या ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पर जो है वो ये देखा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो पद है वो भी कांस्टेबल लेवल में ही आता है। दिल्ली पुलिस का भी कांस्टेबल हो गया और यूपी पुलिस का कांस्टेबल या अदर स्टेट के पुलिस के कांस्टेबल हो गए। इनमें यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, क्या आरपीएफ कांस्टेबल बाकी लोगों से बेहतर है या फिर मेरे भाई डाउन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं और किसी भी राज्य का फॉर्म आया वो भर देंगे, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं पता है, उनको ये नहीं पता यहाँ पर किसके फ़ायदे क्या हैं और कितने हैं। तो आज मैं आपको एक एक स्टेप के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बाकी जैसे यूपी, बिहार और एमपी हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस भी हमारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका वो भी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी को लेकर के तो इनकी जो सैलरी होती है आरपीएफ कांस्टेबल वालों की, इनकी सैलरी ज़्यादा होती है बाकी राज्य सरकारों की तुलना की अगर हम बात करें तो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें पे कमीशन जो होता है वो जुड़ जाता है। अभी आप देखो कि 7th पे कमीशन है फिर उसके बाद में 2026 में आपका कमीशन बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सबकी तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन ये पे कमीशन राज्य सरकार में नहीं हो पाता है, उनकी इसीलिए उतनी सैलरी नहीं हो पाती है। कांस्टेबल पद में अगर कोई राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार वाले की हमेशा सैलरी ज़्यादा होगी राज्य सरकार वाले के मुकाबले। ये आप हमेशा मेरे भाई बात को ध्यान में रखना। जॉब के नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है
और यहाँ जो कंट्रोल है वो मेरे भाई यहाँ राज्य सरकार के पास में है। तो राज्य सरकार अपने यहाँ पर मेरे भाई पूरा पुलिस प्रशासन को खींच करके रखती है। जैसे अगर आप एक बार देखें, अगर यूपी में भी आप देख पाएँ तो यूपी में जो है 10-10 घंटे की जगह 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी कांस्टेबल लोगों की लग जा रही है। कभी कुंभ में तो कभी कहीं और पे तो कभी कहीं और पे। लेकिन वहीं जब आप रेलवे की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो रेलवे के जो आवर्स होते हैं, ड्यूटी आवर्स, वो बड़े फिक्स से होते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी है तो 9 घंटे की ही ड्यूटी है, उसके बाद में शिफ्ट बदल जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति आ पाएगा। साथ पे वहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, लोगों के बीच में जाकर उनको नहीं समझाना है, लाठी चार्ज वाला कोई सिस्टम मेरे भाई नहीं है। कहीं पर अपना ऐसा नहीं है कि हाँ जान का कोई खतरा है यहाँ पे, ठीक है। कोई नेता, मिनिस्टर या किसी की मेरे भाई दबंगई नहीं सहनी, ना सुननी है, ना कोई बदतमीजी है वहाँ पे। सिंपल एक अपना सोफिस्टिकेटेड काम है। अगर आप अपनी ड्यूटी पर थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई या बाकी चीज़ें भी आप देखना चाहते हैं तो आप अपने केबिन में कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बाकी जगहों पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी जगह जितना एडवेंचर है काम मेरे भाई उतना ही है, प्रेशर भी उतना ही है। तो ये थोड़ा सा एक जॉब नेचर जो है मुझे यहाँ लगा, ये बड़ा बढ़िया है। इसमें आपको पैसेंजर्स की प्रोटेक्शंस का ध्यान रखना है, रेलवे की सिक्योरिटी को लेकर के पूरे टाइम पर चौकन्ना रहना है, कहाँ पर कोई लूपहोल तो नहीं हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो पब्लिक डीलिंग जहाँ पर कम होती है, माइंड थोड़ा वहाँ ज़्यादा रिलैक्स होता है और जॉब नेचर वो अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें काम के प्रेशर को लेकर के, तो यहाँ काम का प्रेशर मॉडरेट है। ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत बात होगा कहना मेरा। हाँ, काम प्रेशर है, मॉडरेट है। लेकिन अगर बाकी जगह पर आप देखें तो यहाँ काम का प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है। कई जगह पर आपको क्राइम हैंडल करना पड़ जाएगा, ठीक है। कई जगह पर आपको दंगे देखने पड़ जाएंगे, कई जगह आपको पॉलिटिकल प्रेशर्स मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई आरपीएफ के कांस्टेबल को लेकर के, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं हो पाता है। तो मानसिक रूप से इंसान सही रहता है, परिवार को समय दे पाता है और एक अच्छी ज़िंदगी की वो हमेशा कामना करता है। इसके अलावा एक नौकरी में क्या चाहिए होता है, तो प्रमोशन। प्रमोशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई इसके जो प्रमोशंस है, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ में इसके प्रमोशंस फास्टर हैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे और बाकी चीज़ों में। लेकिन बाकी जगह पर जो प्रमोशंस हैं, जो राज्य की अगर हम बात करते हैं, वहाँ के प्रमोशंस थोड़े स्लो हैं, ठीक है। आपके ऊपर के अधिकारियों का दबाव आपके ऊपर में ज़्यादा रहेगा और उनका दिमाग हो गया कि भैया आज तुमको 100 लोगों को पकड़ के लाना है और चोरी का रिपोर्ट बनाना है, तो आपको करना पड़ेगा वो काम। आपको 50 लोगों को अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है टारगेट मिल गया ऊपर की तरफ से कि चालान काटना है, तो आपको मेरे भाई चाहे खुद खड़ा रहना पड़े, ट्रैफिक पुलिस वाले को लेके जाना पड़े, चालान काटने हैं तो काटने हैं। तो ये सारा ऊपर के आदेश में यहाँ चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो रेलवे की सुख सुविधाएं के लेकर के, पैसेंजर्स के सिक्योरिटी को लेकर के हो रही होती हैं। तो इनमें आपको कहीं पर कोई दूसरे काम में इंडल्ज नहीं करना पड़ता, तो थोड़ा आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफर स्कोप को लेकर के, तो यहाँ पर थोड़ा फायदा आपको राज्य सरकार में मिल जाता है, स्पेशली उनके लिए जो एक राज्य के बन के रहना चाहते हैं। अगर कोई बंदा यूपी का और वो चाहता है कि हम यूपी से कभी जीवन में बाहर ना जाएं, तो उसको यूपी पुलिस चूज करना चाहिए, ना कि वो उसको आरपीएफ कांस्टेबल मेरे भाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में एडवेंचर चाहता है, जो अलग अलग राज्य घूमना चाहता है, वहाँ के कल्चर को देखना चाहता है, काम करने के तरीकों को सीखना चाहता है, तो उसको आरपीएफ कांस्टेबल चूज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग्स होते हैं वो अलग अलग रेलवे जोन में होते हैं। कभी आप सिकंदराबाद जोन में हैं, तो कभी आप दिल्ली के जोन में हैं, तो कभी किसी और जोन में हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ट्रांसफर्स यहाँ पर होते रहेंगे और कहीं फिक्स स्थायी जगह आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसको फ़ायदा भी मान सकते हैं, चुनौती भी मान सकते हैं, ये दोनों आपके ऊपर में है। पॉलिटिकल प्रेशर जैसे मैंने कहा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर राज्य सरकारों में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रैवल बेनिफिट को लेकर के, तो एक चीज़ और है जो बाकी राज्य सरकार के कांस्टेबल लोगों से बेहतर आरपीएफ का कांस्टेबल बनाता है, और वो ये है फ्री रेलवे पास। न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। अगर हम बात करें तो आप यूपी में अगर कांस्टेबल के पद पर हैं, तो आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको रेलवे के टिकट के पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में हैं, तो आप पूरे भारत में रेलवे से कहीं पर भी यात्रा करें, आजीवन यात्रा करें, आप या आपका परिवार, आपको 1 रुपये देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये सारी सुख सुविधाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलती हैं। फ्री रेलवे पास आपको मिलते हैं जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जो एक ट्रैवल का खर्चा होता है वो यहाँ आमतौर पर बच जाता है, और महीने के अगर 5-6 हज़ार भी आपके बच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही है, नुकसान इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, परिवार को समय दे सकता है, सही टाइम पर पैसे आ गए, सही टाइम पर प्रमोशन हो गया, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप आगे किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, स्पेशली रेलवे में, लेकिन बाकी जगह पर ऐसा नहीं है। तो मैं इन्हीं कारणों के कारण मैं आपको कह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर में मेरी काफ़ी मेहनत लगी, कि वो सच में आपको मोटिवेट करेगी कि यार हमको इसी को करना है। अगर आपके पास में कल के दिन ये 2 नौकरियां भी होती हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसको चूज़ करें अगर आप जीवन में सुकून चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है, बहुत
लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने का शौक है, ठीक है, और अपने आप को आप अगर बेचैन रख सकते हैं तो फिर आप राज्य सरकार की नौकरियों को चूज करें, वो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा कंपैरिजन था। ठीक है, बाकी कंपैरिजन कैसा लगा आप यहाँ पर वीडियो में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम बात आते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो अब आपके अंतिम 30 दिन बच गए हैं, इनके अंदर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने इसको 4 हफ्तों में बांट दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। पहले हफ्ते के अंदर में हम डेली का हम आपको टारगेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेली का टारगेट अगर एक दिन पूरा नहीं हुआ तो आप अपने आप में डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमने 4 हफ्तों में बांट दिया। पहला हफ्ता ऐसा होगा जहां पर बेसिक रिवीजन करना और कमजोर टॉपिक के ऊपर में ध्यान देना है। आपके मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में काफ़ी ऐसे वीक टॉपिक्स होंगे जो आपको पता चल चुका होगा आपके मॉक के स्कोर से, मॉक के गलतियों से। तो पहले वीक में कंप्लीट फोकस आपको कहाँ के ऊपर में रखना है कि सर जो हमारे वीक टॉपिक्स हम उसे पहले कंप्लीट कर लें, ताकि पेपर में वो टॉपिक आपको परेशान ना करें। और मोटा मोटा एक छोटे छोटे रिवीजन जो है वो आपको पूरा सिलेबस का कर लेना है। दूसरे हफ्ते में कठिन प्रश्नों की प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देना है। ये बेसिकली हम बात करें तो मॉक टेस्ट को लेकर के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेन मॉक टेस्ट नहीं होगा, ये मेरे भाई थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पेपर अगर आसान लेवल का आया तो आप क्या पूरा भारत बनाएगा उसको, लेकिन अगर पेपर अच्छे लेवल का आया तो वही बच्चा बना पाएगा जिसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, और जिसका लेवल अच्छा होगा तो सिलेक्शन भी वही लेकर के जाएगा। तो सिर्फ आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, उन्हीं घिसी पिटी चीज़ों को पढ़ करके नहीं जाना है, अपने लेवल को थोड़ा एक ऊपर में रखना है। तो सेकेंड वीक में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अच्छे अच्छे सवालों की अभ्यास करेंगे, जिनको स्पेशली आपने किताबों के अंदर में टिक कर रखा होगा। कोई 1 स्टार लगा लेता है, कोई 2 स्टार लगा लेता है, जैसे जीएस में हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, कि वो टॉप क्वेश्चन है, वो मेरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उनकी अभ्यास करूंगा और बार बार करूंगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तीसरे हफ्ते में कंप्लीट फोकस आपको अपने आप का गियर ही बदल लेना है पूरा का पूरा, और आपको मॉक टेस्ट के ऊपर में शिफ्ट हो जाना है। और जितना हो सकता है दिन में आप उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको लगाना है। जितना हो सकता है 2, 3, 4 आप दिन में जितना दे सकते हैं उतना मेरे भाई आपके लिए पॉसिबल रहेगा। और साथ में जो मॉक में गलतियां हो रही हैं उनकी एनालिसिस करके उन गलतियों को सुधारना है, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो पाए। लास्ट के अंतिम के हफ्ते में सिंपल सी बात है, जो कर पाओगे वो होगा रिवीजन, लेकिन रिवीजन के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को भी बना करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा प्रेशर ले लिए और वहाँ दिमाग का नस फट जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर में चीज़ें खराब होती हैं ना कि बनती हैं, आप इस बात को मान के चलो। तो लास्ट के 1 वीक में वापस से चीज़ें अपनी समेटनी है, वापस से पूरा पूरा रिवीजन मोड पे लेकर के आ जाना है वहाँ पे, और थोड़ा प्रेशर जो है वो कम लेना है। ऐसा नहीं है कि इसमें मॉक नहीं देना है, मॉक तो आपको वीक 3 से ही देना शुरू कर देना है। बस इस वीक में बहुत ज़्यादा मॉक रखिएगा, लास्ट वीक में फिर थोड़ा मॉक की संख्या को कम करके और थोड़ा रिवीजन को भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सिलेबस से पीछे छूट जा रहे हैं। एक बार वापस से जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो वीक 4 में वो सहायता करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रणनीति की, तो गणित में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जो गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, जैसे परसेंटेज, अनुपात, समय चाल और ये सारे टॉपिक हो गए यहाँ पर, एक बार इनके जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार उनको दोबारा से लगा लीजिएगा। चाहे आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से लगा लीजिएगा, या अगर आपने कहीं मॉक टेस्ट से मेरे भाई प्रैक्टिस किया तो वहाँ से लगा लीजिएगा, या किसी भी टीचर का कोई नोट्स होगा आपका तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर में फोकस करके जाइएगा, स्पेशली उन टॉपिक्स पे जिनका वेटेज परीक्षा में ज़्यादा है। ठीक है, मैथ्स को लेकर के बच्चे पूछ रहे कि सर कितने घंटे अभी से देना शुरू कर दे। तो डेली 3 से 4 घंटे, जितना आपका सामर्थ्य बने, लेकिन 3 घंटे से नीचे आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। इतना घंटा रोज के रोज आपको पढ़ना होगा। इतने घंटे के अंदर में आपको क्वेश्चंस बनाने भी हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो सारी चीज़ों का मिला करके 3 से 4 घंटे का आपको जो समय है वो दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो दिसंबर में रेलवे के जितने पेपर हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, जेई का पेपर हो गया आपका, उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियंस हो गए, सारे के सारे, इनके क्वेश्चंस को तरीके से बना करके जाइएगा। इनकी पीडीएफ जो है हमने फ्री में दे दी है। आदित्य रंजन सर नोट्स एक टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो वहाँ पर हमने सारा का सारा दे दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रेलवे के जो पीडीएफ हैं, जितने पेपर हुए हैं वो तरीके से हमने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और फ्री हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके वहाँ से आप उसकी अभ्यास, वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आदित्य रंजन सर नोट्स करके हैं मेरे भाई,
ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 हार्ड टू इजी करके, आरआरबी आरपीएफ एसआई जनरेशन हार्ड टू इजी करके इंग्लिश और हिंदी में, ऐसे ही मेरे भाई मैथ्स का हार्ड टू इजी करके यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट के सारे के हमने रेलवे के यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आरआरबी जेई का आपको कंपाइलेशन है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आपको कहीं पर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाएंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? आदित्य रंजन सर नोट्स करके, ठीक है। इसके ऊपर में कोई ऐड नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, और सारी बातें जो है यहाँ पर दी गई हैं, तो आप मेरे भाई यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने महत्वपूर्ण हमने पीडीएफ कहे आपके मैथ्स के वो सारे के सारे आप इसमें लगा लीजिएगा। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बहुत तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग को लेकर के, तो अंतिम 30 दिनों में जो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जैसे मिसिंग नंबर, नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। जिन सोर्सेज को पढ़ा होगा आपने मेरे भाई उनको दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, 4 बार पढ़िए, और स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा कि 2024 में जितने ये पेपर हुए हैं उनमें रीजनिंग में देखिए कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा पूछा गया है, और जिनको पूछा गया तो उनके क्वेश्चंस को लगा करके ज़रूर जाइए। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं 2024 में रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है कि अगर किसी सेट में 25 क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है ना, तो 25 में मेरे भाई 20 तो डुएबल होते हैं, बन जाते हैं, जो दिमाग लगाना होता है उन 5 के ऊपर में होता है, और अगर उनको हल कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ 35 के 35 सवाल आप सही करके आएंगे। वो बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर जो 35 में 30 सवाल रीजनिंग के सही करके आ रहा है और ये समझ रहा है हम ही यहाँ पर जो है वो राजा है। मेरे भाई इतना एवरेज स्कोर होता है, इतना हर कोई कर सकता है वहाँ पे, इस बात को समझो। अगर श्योर सिलेक्शन की बात कर रहे हो जहाँ इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और वैकेंसी लगभग 4000 प्लस ही है यहाँ पे, तो उसमें आपको रीजनिंग में एक नंबर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, गलती भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए 2024 के सारे सवालों को बना के लेके आइएगा। सेक्शनल टेस्ट से स्पीड बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शनल टेस्ट जितना हो सके तो उतना यहाँ पर दीजिए, आपके लिए उतना फायदेमंद है, और इसको 2 से 3 घंटे का समय आपको दिया गया, इतना आपको कवर करना है। चलिए 2 सब्जेक्ट तो हमारे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा राजा सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो है मेरे भाई आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 50 नंबर के आ रहे हैं, और आप सोचिए यहाँ पर कि कितना बड़ा इसका वेटेज होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बिना सिर पाँव का होता है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन रेलवे की एक और खास बात मैं आपको बताऊं, वो क्या है? वो खास बात दोस्त यहाँ पर ये है कि जब रेलवे की परीक्षाएं सारी की सारी होती है ना, तो उनके जो जीएस होते हैं वो सिमिलर पैटर्न पे पूछे जा रहे होते हैं कई परीक्षाओं में, तो आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। और फिर से बोलूंगा 2024 में एटलीस्ट जितने हुए हैं वो पूरा का पूरा कवर करके जाना है। करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन बाकी स्टैटिक का पार्ट एज इट इज़ हमारा होने वाला है, तो इसके ऊपर में रोज 4 से 5 घंटे देना है। साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ के जाइए। आप उन बालकों में मत बनिए जी हमने 5000 करंट अफेयर याद कर लिया, हमने 6000 याद कर लिया, और जब पूछो तो कुछ भी नहीं आता है, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में वो कंफ्यूज बैठे हैं। वो नहीं बनना है, जितना पढ़ा है उसको कई बार पढ़ो, महत्वपूर्ण ये है। इस बात का जीएस के ऊपर में स्पेशली ध्यान रखो। तो जीएस में मेरा सुझाव रहेगा 4 से 5 घंटे दो, लेकिन मल्टीपल रिविजन पे दो, बार बार पढ़ो, बस ये ध्यान रखो। तो जैसे जनरली जो बच्चों के होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने कमरे में मेरे भाई पेपर्स में लिख करके आप चिपका सकते हैं। जो 4 हफ्ते का हमने श्रेणी बनाई थी, ठीक है, उनमें आप इनमें दे सकते हैं कि सर पहला हफ्ता का हमारा ये वीक टॉपिक है, इसके अंदर में मुझे ये खत्म करना है। दूसरे हफ्ते में हमने यहाँ पर अपने लेफ्ट टॉपिक्स के ऊपर में जो है ये हमारा बाकी है। ये जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ हमेशा। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं ऐसे पर्चे बना करके अपने टेबल के आगे चिपका लेता था कि यार ये मेरे सारे टॉपिक बच गए, अच्छा ये 2 तारीख को खत्म करूंगा, 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, 5 को करूंगा, ये मेरे सारे के सारे यहाँ पर लेफ्ट टॉपिक्स हो गए। तो सबके सामने मैं डेट असाइन करके पेपर से मैं चिपका देता था कि होते जाते गुजरते मेरे भाई हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, और वो एक रिमाइंडर हमको देता रहे कि बेटा तुमको ये तो करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखो। और जैसे मैंने बताया 2024 का यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा आपको पेपर सॉल्व करके जाना आरपीएफएसआई का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में आप अपनी रेलवे पीवाई की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। ठीक है, ये वो टेलीग्राम है जिसके ऊपर में हमने कहा था आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या करें और क्या ना करें, इस बात को समझिए। रोजाना एक मॉक टेस्ट अभी से देते रहें, और जैसा हमने कहा था तीसरे हफ्ते में मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा दें, तो ये बिल्कुल करना है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। सिर्फ खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे पचाना भी महत्वपूर्ण होता है। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसके अंदर में जो गलतियां हो रही हैं मेरे भाई, उनको सुधारें, नहीं तो वो गलती पेपर में भी होगी। ठीक है, एक और काम करें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो महत्वपूर्ण बातों से मेरे जुड़ पाओगे और कुछ अच्छा सीख पाओगे जो तुम्हारे भले के लिए होगा। ठीक है,
आ जाओ चलो। प्रतिदिन 9 से 12 घंटे की पढ़ाई करिए। देखो भाई 30 दिन ही तो है ना तुम्हारे पास में, ठीक है, सिर्फ 30 दिन है। और इस 30 दिन में अगर आप अपना बहुत मेहनत कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। पूरे साल आपने क्या किया मैं पूछने जा रहा हूँ, आपने उसके पहले क्या किया पूछने जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। पूरी दुनिया आपकी अब इस 30 दिन के मेहनत के ऊपर में देखने वाली है, टकटकी लगाए बैठी है कि करोगे तो क्या करोगे। यकीन मानो ये जो नौकरी होती है ये अंतिम 30 दिनों का ही खेला होता है। चुनाव के पहले आप देखते हैं ना क्या माहौल होता है, अंतिम 30 दिन में पूरा पूरा समीकरण बदल जाता है। सेम कहानी है, अब तक आपसे कौन इंटेलिजेंट था फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इन 30 दिनों में जिसने जितनी मेहनत की यहाँ पर वहीं उसको आगे लेकर के जा पाएगा। तो मेहनत कंटेंट पर करना है, ना कि नए सोर्सेस के ऊपर में और ना कि सोशल मीडिया पे। पता चला 30 दिन में सर ने कहा था मेहनत करने को, ले भैया उस मास्टर का भी नोट्स धर लिए, उनका भी धर लिया, सब पढ़े जा रहे हैं, सब बिल्कुल भी नहीं। नया सोर्स बिल्कुल मत करना, जो पहले से पढ़ रखे उसी की रिवीजन करते रहना। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से पूर्ण रूप से मेरे भाई बचने की कोशिश करना। कोई रील गाना नाचना कुछ मत देखो अभी यहाँ पे। थोड़ा कुंभ का जो है वो भी रील अब थोड़ा कम कर दो, ठीक है, बहुत हो गया मोनालिसा और आईटी वाले बाबा। अब थोड़ा अपनी पढ़ाई के ऊपर में फोकस करो, ठीक है। बाकी अंतिम में मेरी तरफ से निष्कर्ष और शुभकामनाएं आपके लिए ये है कि अंतिम 30 दिनों में जनाब पूरा हो सके तो फोकस बना के रखिए। स्मार्ट पढ़ाई पर बिलीव करिए, ना कि हार्ड लेवल पर करिए। और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता को मैं हमेशा मानता हूँ कि वो मेहनत के ऊपर में निर्भर है। जिस बच्चे ने जितने ईमानदारी के साथ में मेहनत किया है, सफलता मेरे भाई उसी को मिली है, ठीक है। बाकी आप अपना एंड में मैथ्स का रिवीजन इस किताब से मत छोड़िएगा। जितना हो सकता है आप उतनी बार फॉर्मूला बुक पढ़ करके जाएं। ये आपके पक्का कह रहा हूँ मेरे भाई 5 से 10 नंबर का आपको लीड देगी ही देगी पेपर में। कोई ऐसा सवाल अभी तक कोई भारत में परीक्षा नहीं हुई है जो इससे बाहर आया हो, ठीक है, और आगे भी नहीं आएगा मेरे भाई। सब यहीं से पूछा गया है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों से मांग करके 4-5 दिन में इसको निपटा सकते हैं आप। पढ़ लीजिएगा, रिवीजन ही तो करना है जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। बाकी मेरे भाई हमारी तरफ से इतना ही था ये 30 दिन की रणनीति के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूँ और आपके जीवन में छोटे से बदलाव का कारण बन पाएगी ये वीडियो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।